आज सभी प्रेस बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आज केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी जो हम सबसे मुखातिब होंगे, मेरे साथ मंच पर आसीन रविंद्र गुप्ता जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर नरेंद्र जी, हमारे मंत्री और विधायक आरएसपुरा से और बाहू से हमारे विधायक विक्रम जी, मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सबके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुखातिब होंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यतः रूप से हम सब जानते हैं कि एक काला धब्बा, अगर हम लोग भारत के इतिहास की बात करें, इमरजेंसी के रूप पर हम सबके ऊपर थोपा गया 25 जून 1975 और आज 50 वर्ष पूर्ण हुए। उसी के संदर्भ में ये 25, 26, 27 3 दिन रखे गए थे, जिसमें पार्टी की तरफ से सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। हालांकि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे ही इस प्रदेश के हिस्सा हैं, हमारे ही यहाँ के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन केंद्रीय पार्टी की तरफ से उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए ड्यूटी दी गई थी। तो मैं सीधे तौर पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि सभी प्रेस बंधुओं के साथ जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जो लोग इमरजेंसी के मौजूद को लेकर के ये वार्ता बहुत लंबा समय ना लेते हुए सीधा चर्चा में आते हुए सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये हम इमरजेंसी की बात की चर्चा कर क्यों रहे। वैसे तो देखा जाए कि ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, याद करते। तो शायद इसलिए ये अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना, और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का एक कालखंड रहा है। मैं ये कहूंगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसका जीवन छुआ ना। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके गुजारा करना पड़ा, और किसी की तो नसबंदी भी हो। और इसी दौरान देश में और विश्व में कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे।
कई पुरानी धारणाएं जाती रही, कई नई परसेप्शन बनी। जयप्रकाश नारायण जो आजादी से पहले के नेता थे, एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती रही। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए इस समय देश को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में देश पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके ऐसा पहले ना था। अगर भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर जिन्हें पहले यंगस्टर कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी न किसी तरह से हरेक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी सब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने संघ की एक शाखा युवा शाखा में मैं तो नहीं जाता था शाखा में, तो सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी। लेकिन जो हमारे आगे पीछे से हमारे सीनियर्स थे वो मेरे ही कमरे में अपने कमरे बदलते हो जाते और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज में दूर आया होगा। फिर एक दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के साहब का किसी को क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने। और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों को किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई दबाना नहीं है। इस तरह का आयोजन होता तो जनता में यहाँ छापा पड़ता और आपको उठा करके ले जाते, ना घर वालों को पता रहता। इसलिए पिछले 2-3 दिन में जैसे जंगी ने कहा देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही है, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों पर पढ़ी भी है, बहुत बात दोहराई भी जा रही है। और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले 2-3 दिन से बार बार सुनते हैं कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। The genesis of emergency, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी was a cumulative outcome of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885. जब AOHUM में इस दल की स्थापना की, स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी to create an exclusive club of retired British officers and the new elite of Indians emerging after the college initiative. यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, ऑथोरिटेरियनिज्म भी था और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति की। आज का युग का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिढोरा पीटे और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता की सेनानी कहे, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। ये बहुत सारे लोगों के लिए बात होगी, बड़ा अच्छे
1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स ओनली इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारियों और हमारे अधिकारियों के बीच होम डोमिनियन रूल्ड बाय गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और 1930 का वो वर्ष था, शायद कई लोगों के ध्यान में ना हो, जबकि भगत सिंह पर ट्रायल चल रहा था लाहौर में और रोज अखबारों में इसकी खबरें पढ़ने को मिलती। देश भर में नौजवान बेचे था और भगत सिंह का यही इल्जाम था कि उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और उस समय भी कांग्रेस होम रूल की ही मांग कर रही थी। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन हुई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज इन लाहौर सेशन 1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिकार की राजनीति इसलिए था 1930 मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक विभव के ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के थे फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि गलत पड़ जाएगी, अगर वो बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो रेजोल्यूशन हुआ लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन लिखा गया केवल 17 वर्ष बचे थे हालात। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की केवल 17 वर्ष, और वो भी 17 वर्ष ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आजादी करेगी। और अगर आप उससे पहले जाए, आज से 120-124 साल पहले 1901 में मदन लाल ढींगरा, जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता है यहाँ से, उन्होंने लंदन में एक अंग्रेज हुक्मरान साइरस विली की हत्या की। उनको मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा। कांग्रेस पार्टी ने ना इस फैसले का विरोध किया, ना उनके लिए भी, बल्कि रेजोल्यूशन पास करके इस बात की निंदा की कि जो मदन लाल ढींगरा ने काम किया है ये बदकिस्मती से गांधी जी ने भी कांग्रेस की का समर्थन किया था। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। मदन लाल ढींगरा जितनी देर जेल खाने में रहे अपनी फांसी के इंतजार में, उनसे कोई भी मिलने नहीं गया। 124 साल पुरानी कांग्रेस तो दूर है, एक व्यक्ति सिर्फ जो उनको जेल खाने में गया, उसका नाम था वीर सावरकर। वही वीर सावरकर जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वीर सावरकर उस समय भी स्वतंत्रता के जंग लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी औपचारिक प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता की शब्द को इस्तेमाल करने से चूक रहे। तो जैसे मैंने कहा कि आखिरी 17 वर्ष लोगों की सबको बना दिया, और फिर भी क्या हुआ? सन 1946 में जब अध्यक्ष मौलाना बदनाम थे, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, तब ये तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा वही आगे चलकर स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री का पद भी संभालेगा। गांधी जी ने अपील की कि सब नेहरू को वोट दें, नेहरू का समर्थन करें। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी उसमें। गांधी जी की अपील के बावजूद 12 कमेटी ने सरदार पटेल को समर्थन किया। गांधी की अपील को नाम करते गांधी जी किसी तरह से पटेल को बना लिया, करवा लिया और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि गांधी हैज वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लिeutenant इन फेवर ऑफ ग्लैडनेस। तो कहने का तात्पर्य ये सर्वाधिक का ये डीएनए ये संस्कार आरंभ से चल रहा था, ये कोई रातों रात नहीं चला। और दूसरी बात, भगत सिंह की फांसी के बाद एक और बात भी हुई जिसका अक्सर जिक्र कम किया जाता है। पहली बार पॉलिटिकल प्रिजनर की परिभाषा अंकित की गई, क्योंकि सरकार पर इतना दबाव आ गया और ये जितने भी जेल खाने आना जाना था नेहरू जी का, उनके साथी गांधी
अगर उससे पहले होता तो ये भी काला पानी गए होते, जैसे वीर सावरकर गए। जम्मू के हमारे कैप्टन कॉमरेड धर्मोत्री थे, लेकिन जब इनकी संघर्ष की बारी है तो संघर्ष भी सफल हो चुका था और अंग्रेज भी जाने की तैयारी। और अब जबकि हम कहानी इतनी लंबी को छोटा करते लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, immediate genesis of emergency is intertwined or interfigures with the genesis of the psyche and the mindset of this economy. अगर आप 1975 से 10 वर्ष पीछे जाए, 1965 में ताजमहल का फैक्ट हुआ, उसके अगले बरस जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, लेकिन उस समय अध्यक्ष थे कामराज, उन्होंने मैनिपुलेट करके इंदिरा जी को बिठाया और ये सोच चुकी थी कि इंदिरा जी को दो प्रधानमंत्रियों की गठबंधन के लिए चलेगी। कहा है कि मूंगी गुड़िया को उठाया जा रहा है, मूंगी गुड़िया। लेकिन इंदिरा जी चतुर थी, 3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपना दल को बनाया। 1959 में कांग्रेस को तकसीम कर दिया गया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कांग्रेस के मनोनीत उम्मीदवार संजीवा रेड्डी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ी की और फिर उनकी बड़ी किस्मती में 1971 का जन्म हुआ, जिससे उनका मर गया। और उसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल का एक नया अध्याय शुरू किया, जब आग पर होता है संजय गांधी। और इस कदर इनसिक्योरिटी थी इंदिरा जी के भीतर कि किसी पर विश्वास नहीं था, जासूसों ने घेर लिया। डीके बरुआ जैसे अध्यक्षों ने इंदिरा इंदिरा और सारी कमान संजय गांधी को दे दी गई। इंदिरा जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय पीएन अफसर, समाज से ही उनका ताल्लुक था। उन्होंने लिखा था कि शी इज ब्लाइंड एज फार एज दिस बॉय इज कंसर्न्ड। बाद में इसी बात को लेकर के उन्होंने इंदिरा जी से इकरार शुरू किया। और फिर 1-2 साल के भीतर ऐसा घटना कर सकते अपनी जो 73 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, गुजरात और बिहार से शुरू हुआ। उसी साल जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे एजुकेशन शुरू हुई। 1975 के आरंभ में गुजरात का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार गई एंड द टर्निंग पॉइंट वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, जो 12 जून 1975। और उसके बाद जेपी ने जो अपना मूवमेंट 1973 का काम पूरा और तीव्र गति दी और इनके त्याग की मांग की गई। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये नारा दिया रामधारी सिंह का। और 25 जून को उत्तरभाग से युवा छात्रों के पालक के रूप में हमें भी पहली बार वाजपेयी जी का शायराना अंदाज में कहा था कि जागने का समय, घरों में गृहणियां जागे, सीमाओं पे सेनानी जागे, हर नागरिक देश का ज्ञान के समय आया। और उसी का इमरजेंसी की घोषणा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी ने उनको ठीक से जगा करके और फिर कोई कचहरी ना जाए उसके लिए 38 अमेंडमेंट लाए। उसके बाद सीरीज ऑफ अमेंडमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा नोटोरियस अमेंडमेंट रहा 42, जिसके अंतर्गत सेक्युलर और सोशलिस्ट जो लिए गए। कल ही बताते रहे में एक गोष्ठी में बात की है कि हटा दिया जाए और उसी के अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा जी के पास अब जम्मू कश्मीर में ऐसा उसका दुरुपयोग हुआ, इसकी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो ही अवधि काल 6 साल किया गया। तो सरकार ने विधानसभा कार्यकाल भी 6 साल कर 3 वर्ष के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते तो इस प्रावधान को रिवर्स किया गया। देश की सारी विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 साल कर दिया गया, लेकिन उस समय 370 का दुरुपयोग करते हुए उस कानून को नहीं अपनाया गया और 5, 6, 10, 2019 तक 370 मिला जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल। यानी यहाँ की तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी के प्रावधान का भी दुरुपयोग किया और 370 को उसके जोड़ करके डबल मिसयूज कैसे की जाती है इसकी
मिसाल पेश की। और इसलिए बहुत समय ना लेते हुए अब इमरजेंसी तो चली गई है, लेकिन ये इस तरह की गोष्ठियां करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो मेंटेलिटी, वो माइंडसेट वो भी मिलता है। जैसे आखिरी चीज में राजगुरु ने हमारा ने कहा कि मुझे तो सजा दे रहे हैं आप, लेकिन जिस गटर से मैं निकल के आया वो गटर थी, उसके किनारे अभी बच्चे पकड़े। ये परवर्ट mentality, the mindset is still haunting us. The form of subjugation to kindness, the form of hypocritic flaunting of this book of constitution, and most importantly, by underplaying inconvenient truths and overplaying convenient half truths. और इसलिए आखिर में हमारा यही संदेश रहेगा कि अगर हमने इस प्रजातंत्र की यात्रा को इसी तरह से जारी रखना है, the march of democracy has to move uninterrupted to the pedestal of Viksit Bharat, then it is imperative and important to check emergency and to check that mindset which, when faced with public dissent, has the tendency to throttle the channels of democracy. So हम भी नहीं सकते, बुलाने देंगे भी नहीं। अगली सरकार अगली प्रश्नों को याद कराते रहे। अंग्रेजी की कहावत है, डोंट वाइट वॉश द स्टिग्मा लेस्ट बी फॉरगिवन। दीवार पर कोई दाग लगा के जाता है, जल्दी बता दीजिए ताकि दाग आपको याद करवाता रहे, सतर्क करता रहे कि ये बदलवा काम करने वाला कौन था, हम उसे वही जब 50 साल पूरे होने पर इमरजेंसी के आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, तो आरएसएस के सरकारवाहक हैं दत्ता होसबोले, उन्होंने मांग की है कि अपने पूर्वजों की गलती के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो नीचे दो राय बात में अच्छी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेक्युलर और सोशल, क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर has produced one of the best constitutions in the world. अगर वो उनकी सोच नहीं थी, तो भला किस सोच के साथ ये शामिल हो रहे हैं? Doctor, RSS has demanded that both these words should be removed from the preamble of the Constitution. Does the BJP endorse this statement? No, I think any right thing is going to endorse it, because everybody knows that this is not the part of the original Constitution which was written by Dr. Ambedkar and the others. The BJP also wants I am saying that even you want. Who doesn't want? Every right thing. It's not a question of BJP versus non-BJP. It's the question of preserving the democratic values, preserving the constitutional values. Method of introduction. And those who are flaunting the constitution are actually the biggest violators of the constitution. So is the BJP going to bring a bill in the parliament? I didn't say that. I am not regulated to say that. That I don't talk about it. डॉक्टर कांग्रेस ने कहा है कि 50 साल माफी नहीं मांगी, बल्कि अभी भी वही मानसिकता चल रही है। अभी भी वही मानसिकता चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं हर रोज जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई माफी की जरूरत है, ना ही किसी अधिकृत अधिकारी ने ऐसा कहा। बल्कि उल्टा परसों ही कहा ये जो भाजपा का अभियान है ये निराधार है, क्योंकि इंदिरा जी को बाद में जीत करके आ गई। और इंदिरा जी 1980 का चुनाव जीती, बहुत अच्छी बात है। 1971 का चुनाव जीती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव जिताने वालों ने उनको ये मैंडेट नहीं दिया था कि वो उनका दमन करें या उनका इमरजेंसी हो, ये अलग अलग विषय है।